हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग संप्रभुता को पढ़ेंगे। संप्रभुता को पिछले 2 क्लास से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने जाना कि संप्रभुता क्या है, व्हाट इज सॉवरेनिटी, टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी। यानी कई चीज़ जो है हम इसमें पढ़ चुके हैं कि संप्रभुता है क्या, इसका अर्थ क्या है। कई विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है, उसे भी हमने जाना। और सबसे महत्वपूर्ण जो संप्रभुता का लक्षण या विशेषता, एक ही चीज़ को कहा जाता है, लक्षण कहिए या विशेषता कहिए, कैरेक्टरिस्टिक, ये भी हमने पढ़ चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा संप्रभुता का एक्सप्लेन करेंगे और संप्रभुता का स्वरूप जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे कि इसका 2 रूप या प्रकार भी कह सकते हैं, जिसमें कि हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी पढ़े थे, यानी कि आंतरिक संप्रभुता और बाहरी संप्रभुता। इसे हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद जो है हम इसकी विशेषता को भी पढ़ चुके हैं। आज जो है हम संप्रभुता के प्रकार को भी पढ़ेंगे और ऑस्टिन के जो संप्रभुता सिद्धांत है इसे जानेंगे। और ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को कई विद्वानों ने आलोचना किया है, तो इसे हम आलोचनात्मक ढंग से इसका हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो इन सारी बातों को आइए हम जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि संप्रभुता 4 तत्वों के मिलने से बनता है, जिसमें कि जनता, भूभाग, शासन यानी सरकार और संप्रभुता, चारों ही राज्य के आवश्यक तत्व है। राज्य का निर्माण इन्हीं चारों तत्वों से होता है। अगर इन चारों में से एक भी तत्व अगर नहीं है तो हम इसे राज्य हम उसे नहीं कह सकते हैं। पर संप्रभुता राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि उसके द्वारा हम राज्य को अन्य मानव समुदायों से अलग कर सकते हैं। संप्रभुता की वह शक्ति राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी समुदाय के पास नहीं होती है, जिसके कारण राज्य अपने भू क्षेत्र के अन्य सभी समुदायों से श्रेष्ठतर होते हैं, जिसके कारण कानूनों के रूप में उसके आदेश उसके भू क्षेत्र के अन्य सभी समुदायों से श्रेष्ठ होता है, और जिनके कारण कानूनों के रूप में उसके आदेश उसके सभी समुदायों से श्रेष्ठतर होता है। और भी इसके कई भू क्षेत्र में सभी के लिए मान्य होते हैं, जिसका कि उल्लंघन राज्य द्वारा दंडनीय माना जाता है। ठीक है, ये संप्रभुता का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब इसका अर्थ क्या है? ठीक है, संप्रभुता शब्द अंग्रेजी भाषा का क्या है? सॉवरेनिटी है, जिसका कि हिंदी अनुवाद है। हिंदी में इस शब्द को संप्रभुता कहते हैं, सार्वभौमिकता भी कह सकते हैं, प्रभुसत्ता भी कह सकते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन में संप्रभुता की जगह पर अगर सार्वभौमिकता रहेगा या प्रभुसत्ता रहेगा या सर्वोच्च सत्ता रहेगा तो हम लोग सॉवरेनिटी ही जानेंगे, यानी संप्रभुता ही जानेंगे। ये सारे वर्ड जो है एक ही वर्ड है, सॉवरेनिटी। ये आदि अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी का शब्द लैटिन भाषा के शब्द से उद्भव हुआ है, यानी लैटिन भाषा का शब्द सॉवरेनिटी है। लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। तो इस प्रकार संप्रभुता राज्य की क्या होती है? सर्वोच्च शक्ति होती है। आधुनिक समय में संप्रभुता से तात्पर्य राज्य के आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता से है, जैसा कि हम लोग क्लास में भी पढ़े हैं और यहाँ पिछले क्लास में भी हम पढ़े थे ऑनलाइन। संप्रभुता संपन्न राज्य अपने आंतरिक शासन तथा बाह्य संबंधों की स्थापना स्वतंत्र रूप से करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। संप्रभुता को कई विद्वानों ने परिभाषित किया है, जैसा कि बोंदा ने कहा है कि नागरिकों और राजा के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर इसका कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है। बर्गेस ने कहा है कि प्रभुसत्ता या संप्रभुता प्रत्येक प्रजाजन और उसके समस्त समुदायों पर राज्य की मौलिक निरंकुश असीमित शक्ति है। इसी तरह से ग्रोसियस ने कहा है, ठीक है, इसे देख लेंगे। बिलोबी ने क्या कहा है, वुडरो ने क्या कहा है। वुडरो विल्सन ने कहा है कि शासन वह शक्ति है या संप्रभुता या प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो प्रतिदिन क्रियाशील रहकर कानून बनाती है, उनका पालन भी करती है। ठीक है, तो ये जो है
संप्रभुता को परिभाषित किया है। हमने पिछले क्लास में जो संप्रभुता को दो रूप मानते हैं, दो रूप कहिए, स्वरूप कहिए, प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है संप्रभुता या प्रभुसत्ता के कई भेद है, भेद भी कर सकते हैं या प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला है नाम मात्र की या वास्तविक प्रभुसत्ता। ठीक है, वास्तविक रियलिटी सॉवरेंटी क्या है? जिन राज्यों में संवैधानिक शासन होता है उनके राज्य के अध्यक्ष को नाम मात्र का संप्रभु कहते हैं। संवैधानिक शासन, उसमें निहित प्रभुसत्ता को नाम मात्र की प्रभुसत्ता कहते हैं। एक ग्रेट ब्रिटेन का सम्राट या राजा रानी जिसको कहते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि शासन का समस्त कार्य उसी के नाम से होता है, फिर भी वह शासन संचालन की दृष्टि से शून्य है, क्योंकि नाम मात्र के प्रभुसत्ता है। तो नाम मात्र के संप्रभु की शक्तियों का वास्तव में जो प्रयोग करता है वह वास्तविक संप्रभु है। ठीक है, वास्तविक संप्रभु है। अपने यहाँ जो राष्ट्रपति का स्थिति है कि सारे काम उन्हीं के नाम से होता है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का है, सिर्फ वो साइन मोहर मारने के लिए है, बस। उसी प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन में जो राजा रानी नियुक्त होते हैं उसका भी वही नाम मात्र कहिए, इसे हम संवैधानिक प्रमुख कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है संप्रभुता का, वैधानिक या वास्तविक। ठीक है, वैधानिक या वास्तविक प्रभुसत्ता के इस भेद का राज्य में विद्रोह के समय पता चलता है। वैधानिक प्रभुसत्ता वह सत्ता है जो विधान की दृष्टि से सर्वोच्च शक्ति यानी कानून की दृष्टि से सर्वोच्च है तथा राज्य में सारे कानून उसी के नाम से लागू व प्रचलित किए जाते हैं। वैध प्रभु कानून प्रभु के समान है। वास्तविक संप्रभु है जिसको कि कोई कानूनी और नहीं है, परंतु वह सत्ता पर जो है रहता है, वही प्रभुसत्ता का उपयोग भी करता है और वही लोग उसके आदेशों का पालन भी करते हैं। उसके आदेशों का पालन लोग भौतिक शक्ति तथा या आर्थिक प्रभाव के कारण करते हैं। ये है वैधानिक, इसको कहता है वैधानिक प्रभुसत्ता। ठीक है, तीसरा जो है जो कानूनी है या राजनीतिक प्रभुसत्ता कह सकते हैं, लीगल या पॉलिटिकल सॉवरेंटी कह सकते हैं। ये कानूनी प्रभुसत्ता राज्य प्रभुसत्ता की है, एक वकील या विधिवेत्ता की व्याख्या है। कानूनी संप्रभु सदैव निश्चित और स्पष्ट होता है। वह एक शासक स्वतंत्र राज्य में या एक परिषद हो सकती है। वह एक शासक एक तंत्र राज्य में या एक परिषद हो सकती है। ब्रिटेन में सम्राट सहित संसद ही कानूनी संप्रभु है। ब्रिटिश संसद की कानून बनाने की सत्ता पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, चौथा है लोक प्रभुसत्ता यानी कि लोक संप्रभुता के सिद्धांत, इसको कहते हैं लोक प्रभुसत्ता। तो यह सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रभुसत्ता अंत में जनता में ही निहित है। जनता अपने मताधिकार के द्वारा संविधान को अपनी इच्छा के अनुरूप मोड़ सकती है। वह संसद पर भी नियंत्रण रख सकती है, जैसा कि भारत में है संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ऑस्टिन का जो संप्रभु है, ऑस्टिन का जो संप्रभु सिद्धांत है वो आखिर में क्या चाहते हैं और किस प्रकार का है। कहता है कि आधुनिक युग में कानूनी प्रभुसत्ता की विस्तार से विवेचना करने में या करने वालों में इंग्लैंड के विचारक जॉन ऑस्टिन का नाम प्रमुख है। आधुनिक युग में ऑस्टिन ने अपने प्रभुसत्ता संबंधी विचार अपनी पुस्तक विधि शास्त्र पर व्याख्या में प्रकट किए हैं। पिछली क्लास में इसको हम डिफाइन किए हैं, जो कि 1832 में प्रकाशित हुई है। ऑस्टिन की प्रभुसत्ता की परिभाषा उसकी कानूनी विषयक परिभाषा से रिलेटेड है। ठीक है, उससे ही संबंध रखता है। उनका कहना है ऑस्टिन का कि प्रत्येक कानून पूर्णतः उचित अर्थ में एक व्यक्ति या एक समूह की एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज के सदस्य या सदस्यों को दी हुई आज्ञा है, जिसमें वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु है। तो उक्त ढंग से या उपयुक्त ढंग से कानून की परिभाषा करने के उपरांत ऑस्टिन जो है
प्रभु सत्ता के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। कैसे स्पष्ट करता है? उनका कहना है कि यदि एक निश्चित उच्च कोटि का व्यक्ति जो स्वयं अपने समान किसी दूसरे व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का अभ्यस्त नहीं है और जिसके आदेशों का पालन निश्चित समाज के अधिकांश व्यक्ति स्वभावतः करते हो, तो वह व्यक्ति समाज में संप्रभु है और वह समाज उस उच्च कोटि के व्यक्ति सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज राज्य है। ठीक है, इसे आप दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तो ही ये समझ में आएगा, और जैसे ही समझ में आएगा तो इसे फिर रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब आगे हम जो बुक में लिखा हुआ है ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत क्या है या इसकी विशेषता क्या है, सिद्धांत कहिए या विशेषता कहिए या इनका कार्य कहिए, ठीक है, तो थोड़ा वो बहुत डिटेल्स में है, उसको हम शॉर्ट करके पॉइंट में लिखे हैं जो कि थोड़ा सा आसान है समझने में। प्रत्येक राजनीतिक समाज राज्य में प्रभुसत्ता का होना आवश्यक है। यानी ऑस्टिन का कहना है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में, ठीक है, प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुसत्ता का यानी संप्रभुता को होना आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में हम राज्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि राज्य का दर्जा कोई देगा ही नहीं। और प्रत्येक राज्य में संप्रभुता निश्चित रूप से एक व्यक्ति या समूह में निश्चित होती है। जनता अनिश्चित व अस्पष्ट वस्तु प्रभुसत्ताधारी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको दोबारा पढ़ेंगे समझ में आएगा। दूसरा है कि प्रभुसत्ता आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में स्वतंत्र व अनियंत्रित होती है। उसे जो है सीमाओं में हम नहीं बांध सकते हैं। क्लास में भी पढ़े थे, इसे डिटेल में पढ़े हैं। आगे जो है कि निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो आज्ञा देता है वही कानून है। ठीक है, निश्चित व्यक्ति या समूह जैसे सरकार। आगे है कि श्रेष्ठ या उच्च व्यक्ति की सत्ता जिसे प्रभुसत्ता कहते हैं अविभाज्य होती है। ठीक है, आगे है कि प्रभुसत्ताधारी की आज्ञा का पालन राज्य के अधिकांश व्यक्ति स्वभावतः करते हैं। ठीक है, प्रभुसत्ताधारी कौन होते हैं? ज़्यादातर सरकार होंगे, जहाँ पे राजा होते हैं तो राजा होंगे। राजनीतिक समाज का विभाजन दो वर्गों में होता है, एक शासक वर्ग, दूसरा शासित वर्ग। एक को हम शासक वर्ग को सरकार कह सकते हैं, दूसरे को हम जनता कह सकते हैं जो शासित होते हैं। तो ये रही ऑस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत की विशेषता। ठीक है, अब जो इनका सिद्धांत है उस सिद्धांत का क्या हुआ है, कुछ विद्वानों ने इसे आलोचना किया है, जो इस आलोचना को हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।